नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंघल और आज अपन एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। अपना इंडियन इकोनॉमी चालू हो चुका है और आज ये अपनी सेकंड क्लास है इंडियन इकोनॉमी की। ठीक है, अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जैसे जीएसटी के बारे में फर्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो प्लीज़ एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होगी। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं पहले तो कुछ कस्टम्स की बातें, कस्टम्स लॉ की बातें, और फिर जो अपने जो डायरेक्ट टैक्स है उसके बारे में भी अपन बातें करेंगे, है ना। ठीक है, तो आज अपन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। ठीक है, ये बातें मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं कस्टम से रिलेटेड। कस्टम ड्यूटी, पहले तो आप ये समझो कि ड्यूटी और टैक्स में क्या डिफरेंस है। देखो, जनरली जो इनकम पे जो अमाउंट लगता है, गवर्नमेंट जो इनकम पे अमाउंट लगाती है कंपलसरी, उसे बोलते हैं टैक्स। ठीक है, इनकम पे या पर्सन पे। ठीक है, किसी व्यक्ति पे अगर लग रहा है, उसकी इनकम पे लग रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? टैक्स, जैसे इनकम टैक्स। लेकिन अगर किसी गुड्स पे टैक्स लग रहा है तो अपन उसे क्या बोलते हैं? जनरली ड्यूटी। ठीक है, अब ये कोई स्ट्रिक्ट डिफरेंस नहीं है, लेकिन नॉर्मल केस में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, अब एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी बताओ कब लगती है? गुड्स के प्रोडक्शन पे लगती है। ठीक है, और कस्टम ड्यूटी कब लगती है? आज अपन समझेंगे इसके बारे में। गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगती है। ठीक है, तो टैक्स में क्या होता है जनरली बताओ, कि इनकम पे लगता है या किसी पर्सन पे लगता है तो उसे बोलते हैं टैक्स। और ड्यूटी किस पे लगती है? जनरली गुड्स पे देखने को मिलती है। ठीक है, बस इतना फर्क जान लो, इससे नहीं जानना है ना। ठीक है, अब इसके ऊपर रिसर्च मत करना, बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है। अब अपन आते हैं किस पे? कस्टम ड्यूटी पे आते हैं कि कस्टम ड्यूटी क्या होती है। पहले तो अपन ये देखते हैं कस्टम नाम कैसे पड़ा। ड्यूटी तो समझ में आ गया। देखो भाई, कस्टम ऐसे नाम पड़ा, पहले क्या होता था? पहले आपको पता है राजा का जमाना था, सरकार होती नहीं थी। ठीक है, राजा ही सरकार थी। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट नहीं था, सब सारी पावर एक पर्सन के पास सेंट्रलाइज थी। तुम ये मान लो ये किंगडम है। ठीक है, ये किंगडम है वन, ये किंगडम है सेकंड। ठीक है, किंगडम मतलब राज्य, ये राज्य की सीमा। ठीक है, ये अलग राज्य है, ये अलग राज्य है, इसका राजा अलग है, इसका राजा अलग है। ठीक है, ये व्यापारी है, बिजनेसमैन है। इस बिजनेसमैन, ये व्यापारी जो है सेकंड राज्य के अंदर रहता है और बिजनेस करता है। इसको अपना बिजनेस का एक्सपेंशन करना है, बढ़ाना है अपने बिजनेस को। इसीलिए ये क्या क्या चाहता है? इस राज्य, पहले वाले राज्य के अंदर भी जाना चाहता है, अपने पड़ोसी राज्य के अंदर भी अपने गुड्स को बेचना चाहता है। ठीक है, तो अपनी इकोनॉमी को, मतलब ये अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है कुल मिला के। ठीक है, अपना प्रॉफिट कमाने के लिए उधर भी जाना चाहता है। अब ये इतना आसान तो है नहीं, क्यों? क्योंकि इस राज्य के अंदर, राज्य नंबर पहले के अंदर ऑलरेडी कुछ बिजनेसमैन बैठे होंगे। ठीक है, और ये जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा तो ये बिजनेसमैन एक बोलेंगे कि यार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो भाई, बाहर के लोग आ गए तुम। ठीक है, तो बाहर के लोग यहाँ से जाओ, इस तरीके से बातें करेंगे, रीजनलिज्म जिसे अपन बोलते हैं। तो अब क्या होगा, अगर इस पर्सन को यहाँ पे बिजनेस करना है तो इस पर्सन को क्या करना चाहिए? इसके राजा से मिलना चाहिए, किंगडम नंबर वन के राजा से मिलना चाहिए। और राजा को क्या करना चाहिए? एक गिफ्ट देना चाहिए, और गिफ्ट देके राजा को खुश करना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई मेरे को देखो राजा, बिजनेस करने दो इस एरिया के अंदर, है ना, आपके किंगडम के अंदर बिजनेस करने दो। और ये प्लीज मेरा इतना ध्यान रखो कि मेरे को कोई परेशान ना करे, आपके यहाँ पे जो लोग हैं, आपके जो सिटीजन्स हैं, वो मेरे को परेशान ना करें। ये गिफ्ट धीरे धीरे क्या हो गया, इससे राजा बोलता रहा चलो ठीक है भाई, हम आप मुझे गिफ्ट दो और मैं आपको क्या देता हूँ? बिजनेस करने की परमिशन देता हूँ। और ये धीरे धीरे ये चीज ट्रेडिशन बनती चली गई, है ना, कस्टम्स बनती चली गई, इसलिए नाम पड़ा कस्टम ड्यूटी। ठीक है, आज कस्टम ड्यूटी का क्या मतलब है? ये इंडिया है, ये चाइना है। चाइना इंडिया में माल बेचना चाहता है। चाइना इंडिया में जब माल बेचेगा तो पहले क्या करेगा? सरकार को टैक्स देगा, इंडियन गवर्नमेंट को। ठीक है,
तो इसे अपन क्या बोल रहे हैं अब, कस्टम्स ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, ध्यान रखना कस्टम्स ड्यूटी दोनों पे लगती है, इंपोर्ट पे भी लगती है और एक्सपोर्ट पे भी लगती है। लेकिन बस फर्क इतना सा है कि हम जनरली एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगाते। तो इसलिए जब इंडिया से माल एक्सपोर्ट होता है, जब बेचते हैं माल बाहर, तो इंडिया वाले टैक्स नहीं लगाते। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है बेचो, बहुत बढ़िया है, फॉरेन करेंसी आ रही है। और इंडियन गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसी बहुत पसंद है, हर कंट्री को फॉरेन करेंसी बहुत पसंद है, तो इंडिया को भी बहुत पसंद है। ठीक है, लेकिन इंपोर्ट करते समय अपन क्या है, हर गुड्स पे बहुत सारा टैक्स लगाना चाहते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। अब अपन बात करते हैं आजकल के जमाने की बात, या मतलब आजकल के जमाने की नहीं, सॉरी, ये करंट अफेयर की बात करते हैं। इसके अंदर ये सुर्खियों में क्यों है अभी, आपने सुना होगा दोस्तों, आजकल एक ट्रेड वॉर चल रही है। ठीक है, ट्रेड वॉर किस किस के बीच में चल रही है, इंडिया चाइना, इंडिया यूएस, यूएस चाइना, और भी बहुत सारे कंट्री है। ठीक है, जापान वापान सब इंक्लूडेड है इसके अंदर। लेकिन अपन को तो ये जो अपने मतलब के उधर देखने हैं ना। कहानी कैसे चालू हुई, कहानी चालू होती है, इंडिया जो है एक बाइक मंगाता है यूएस से, हार्ले डेविडसन। ठीक है, अपन जानते हैं ये बाइक का नाम होता है। ठीक है, बढ़िया एकदम महंगी सेगमेंट की बाइक है, यूएस से आती है। ट्रंप साहब क्या चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप, के अपन इस हार्ले डेविडसन पे बिल्कुल भी टैक्स ना लगाएं ना, अपन इसको हार्ले डेविडसन को टैक्स फ्री कर दें, ताकि ये इंडिया के अंदर बाइक जो है हर कोई पर्सन चला सके। ठीक है, और ताकि जो फॉरेन कंपनी है हार्ले डेविडसन, उसकी बाइक्स इंडिया में आसानी से बिक सके। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की क्या दिक्कत है, इंडियन गवर्नमेंट वही, इससे नुकसान होता है ना इंडिया को। सोचो आप, अगर अपन हार्ले डेविडसन मंगाते रहेंगे और बहुत ही कम कस्टम ड्यूटी या बिना कस्टम ड्यूटी के मंगाएंगे, तो हर कोई हार्ले डेविडसन मंगा लेगा या बहुत सारे लोग मंगा लेंगे। तो इससे इंडिया की फॉरेन करेंसी जो है इंपोर्ट के अंदर बहुत सारी खर्च हो जाएगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, भाई थोड़ी बहुत कम कर देंगे, ज्यादा नहीं कम करेंगे। इंडिया ने कम कर भी दी थोड़ी बहुत, लेकिन यूएस ट्रंप वाले बोलते हैं नहीं, इतने कम करने से कुछ नहीं होगा। ट्रंप बोलते हैं पूरी जीरो कर दो, आप इसको खत्म कर दो। ठीक है, इंडिया ने मना कर दिया और ट्रेड वॉर चालू हो गई। ट्रेड वॉर मतलब यूएस जो है इंडिया से जो भी गुड्स इंपोर्ट करते हैं उन सब पे बहुत सारे टैक्स लगाना चालू कर दिया। उस पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है, कस्टम ड्यूटी, उसको क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ताकि इंडिया गुड्स कहाँ नहीं जा पाए, यूएस में नहीं जा पाए। थोड़ा बहुत इंडिया ने भी रिटेलिएट किया, यूएस से जो सामान इंडिया के अंदर आता है उसमें भी अपन ने कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। ठीक है, इसी तरीके से आपने देखा होगा चाइना और यूएस में भी बहुत चल रहा है, चाइना और यूएस में तो काफी ज्यादा चल रहा है। ठीक है, ऐसा हो क्यों रहा है मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ ना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ज्यादा। ठीक है, और इसके अंदर एक इंस्टीट्यूशन जो है इन सब चीजों को कंट्रोल करने में फेल हो गया। जो इंस्टीट्यूशन होता है जो वर्ल्ड ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बना है, जिसको बोलते हैं, बताओ क्या, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरी तरीके से इसके अंदर क्या है, फेल दिख रहा है। और वो ट्रेड वॉर को कंप्लीट मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये ट्रेड वॉर किसका नतीजा है, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना ट्रेड वॉर पे। ये ट्रेड वॉर किसका नतीजा है, इस बार मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये ट्रेड वॉर टॉपिक। ठीक है, ये ट्रेड वॉर नतीजा है वर्ल्ड के अंदर बढ़ते प्रोटेक्शनिज्म का। ठीक है, आपने देखा है कि वर्ल्ड के अंदर क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स बढ़ते जा रहे हैं। लाइक यूएस जो है वो अब ग्लोबलाइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। यूएस छोड़ो, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री एंटी ग्लोबलाइजेशन बातें कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री छोड़ो, आप अभी ब्राजील के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं, तो उसके अंदर जो प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो रहे हैं वो भी एंटी ग्लोबलाइजेशन बात कर रहे हैं। उन्हें बोलते हैं ट्रॉपिक्स का ट्रंप, है ना, मतलब जो ब्राजील है वो ट्रॉपिकल एरिया में है, तो उन्हें बोला जा रहा है ट्रॉपिक्स का ट्रंप। ठीक है, ब्राजील के जो इलेक्शन के अंदर जो लड़ रहे हैं लोग, तो ये नतीजा है प्रोटेक्शनिज्म का, एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटीमेंट्स जो वर्ल्ड के अंदर आ रहे हैं, एंटी ग्लोबलाइजेशन सेंटीमेंट्स जो वर्ल्ड के अंदर बढ़ रहे हैं। इसी वजह से आप देख सकते हो कि यूएस जो है वो H1B वीजा इशू लेके बैठा है कि भाई इंडियंस को हम वीजा कम अलॉट करेंगे, H1B वीजा इशू। ठीक है, और इंडिया के गुड्स को हम प्रमोट नहीं करने देंगे, ना, इवन इंडिया छोड़ो, बहुत सारी कंट्रीज को प्रमोट नहीं करने देंगे। ठीक है, वो उनके गुड्स इंडिया मतलब यूएस के अंदर नहीं आने देंगे। कुल मिला के बात यह है।
ठीक है। इवन सबसे मेन बात है चाइना के साथ, क्योंकि यूएस और चाइना का जो ट्रेड है उसमें चाइना जो है बहुत फेवर के अंदर है। चाइना जो है वो बहुत ज्यादा माल सप्लाई करता है किसको, यूएस को। तो ये यूएस के लिए घाटे की बात है एक तरीके से ना। वैसे इंडिया भी ज्यादा माल सप्लाई करता है यूएस को, तो इंडिया के फेवर में है यूएस से ट्रेड करना एक तरीके से। तो ये सब बातें हैं, इसकी वजह से ट्रेड वॉर चालू हो चुका है। तो इसके ऊपर अपना क्वेश्चन बन सकता है। इसके ऊपर डब्ल्यूटीओ कैसे फेल हो गया, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर, या 2 या 3 मिनट लगेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझ लेना ध्यान से ना। 1945 के अंदर जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुआ, तो सब कंट्रीज ने मिलकर बोला कि हम क्या करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे ताकि पीस मेंटेन हो। इंस्टीट्यूशंस बने लाइक वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और यूनाइटेड नेशन, जिन्हें बोलते हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। फिर 1945 के अंदर ही एक एग्रीमेंट हुआ जिसे बोलते हैं बहुत सारे कंट्रीज के अंदर, जिसे बोलते हैं जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस एग्रीमेंट में क्या तय किया गया कि वर्ल्ड के अंदर ट्रेड को प्रमोट करेंगे। ठीक है, ये एग्रीमेंट है, ध्यान रखना, 1945 के अंदर हुआ है। वर्ल्ड के अंदर ट्रेड को प्रमोट करेंगे और जो टैक्सेस हैं उसको कम से कम लगाएंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे वर्ल्ड के अंदर, ताकि अगर कोई देश आपस में ट्रेड करेंगे के चांसेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा कम होंगे। ठीक है, ऐसी कुछ बातें बोली गई। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, तो ऐसी कुछ बातें बोली गई कि 1945 के अंदर। ठीक है, अब लेकिन 1947 के अंदर इंडिया आजाद हुआ। आपको पता है कि इंडिया ने 1947 से लेकर 1991 तक अपनी इकोनॉमी को क्या रख रखा था, क्लोज रख रखा था। क्यों रख रखा था क्लोज, मतलब अपन क्या है, बाहर से जो गुड्स होते थे उसको तो इंपोर्ट कर लेते थे, लेकिन बाहर की कंपनी को इंडिया आने नहीं देते थे। ठीक है, उसका सिंपल रीजन क्या था कि 1947 के अंदर इंडिया बड़ी मुश्किल से आजाद हुआ था, और इंडिया को गुलाम बनाने वाली जो कंपनी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ट्रेड के बहाने से इंडिया में आई थी। ठीक है, तो ना तो अपन ने 1947 से प्राइवेट सेक्टर पे भरोसा करा, और ना हमने बाहर की किसी कंपनी को इंडिया में आने दिया। बहुत कम हमने एनकरेज, मतलब डिस्करेज ही किया हमने प्राइवेट सेक्टर को और की कंपनीज को। ठीक है, तो अपनी इकोनॉमी बोलते हैं क्लोज रही। ठीक है, 1991 के अंदर क्या हुआ, अच्छा खासा इवेंट हुआ, इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस हुए। ठीक है, मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस मतलब अपनी जो फॉरेन करेंसी थी वो बहुत कम हो गई, और 7 दिन का अपने पास, 7-8 दिन का अपने पास ऑयल खरीदने के लिए पैसा था। ऑयल अपन को पता है बाहर से खरीदते हैं शुरुआत से, तेल। तो अपने पास जब फॉरेन करेंसी खत्म हो गई तो हम अपन आईएमएफ के पास लोन लेने गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास। आईएमएफ ने लोन लेने की शर्त क्या लगाई, आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, तभी हम आपको लोन देंगे। ओपन कर दो अपनी इकोनॉमी को तो हम आपको लोन दे देंगे। क्वेश्चन ये आता है आपके माइंड में कि सर उन्होंने ऐसी शर्त क्यों लगाई, क्या वो इंडिया का भला चाहते थे क्या? देखो मेन बात क्या है, इंडिया को बहुत सारे कंट्रीज किस नजर से देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, मार्केट की नजर से। क्यों? क्योंकि इंडिया का खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, और अगर बाहर की कंपनीज इंडिया में माल बेचेगी तो आपको पता है उनका जो इनकम है वो बढ़ेगी, और इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो तो वैसे ही कमजोर है, तो आराम से ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट दिक्कत क्या थी, इंडिया ने अभी तक अपना जो इकोनॉमी है उसको क्लोज रख रखा था। बट 1991 के अंदर अपन ने इस बीओपी क्राइसिस की वजह से और आईएमएफ की कंडीशन की वजह से अपन ने लाइसेंस, परमिट और कोटा सिस्टम खत्म कर दिया, और कौन सा सिस्टम चलाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। पहले सिस्टम क्या था, लाइसेंस, परमिट और कोटा, लेकिन फिर हमने क्या सिस्टम चलाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और ग्लोबलाइजेशन मतलब वैश्वीकरण, है ना। मतलब हम अपनी इकोनॉमी को लिबरल बनाएंगे, प्राइवेटाइज कर देंगे सारी, पहले इकोनॉमी क्या थी, ज्यादातर सरकारी हाथों में थी। ठीक है, और ग्लोबलाइज मतलब वर्ल्ड की इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, इसी की वजह से इंडिया में क्या चालू हो गए, एफडीआई आना चालू हो गया। एफडीआई मतलब क्या होता है, ये भी अपने कोर्स में है। एफडीआई मतलब क्या होता है, बाहर से लोग बाग बिजनेस करने के लिए इंडिया आने लग गए, और फॉरेन कंपनीज इंडिया में खुलने लग गई। ठीक है, आपको ये भी पता होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, कि 1980s के आसपास चाइना ने भी एलपीजी अपना लिया था। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करना। ठीक है, चाइना ने भी
ये अपना लिया था, चाइना ने इंडिया से 10 साल पहले अपना लिया था करीबन करीबन, तो वो पहले स्टार्ट हो गए थे ना। इस चीज को इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में कवर भी किया गया है, ठीक है, कि इंडिया ने अपना जो मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म से चालू करे, ठीक है, इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में दे रखा है आपकी बार 2018 के। अब इससे क्या होता है, इससे अब यूएस जैसी कंट्रीज आराम से इंडिया के अंदर गुड्स बेच पाएगी, ठीक है, इसकी वजह से। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इंडिया आनाकानी ना करे और बाकी वर्ल्ड की कंट्रीज आनाकानी ना करे, ठीक है। इन्होंने इस बॉडी को खत्म करने का सोचा, मतलब इस एग्रीमेंट को खत्म करने का सोचा, ये बॉडी नहीं थी कोई, ये एग्रीमेंट खत्म करने का सोचा, और 1995 के अंदर एक नई बॉडी बनाने की बात हुई, जिसको क्या बोलते हैं, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, और ये बॉडी पहले एग्रीमेंट से कैसे अलग है, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। WTO अपने कोर्स में है वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, ये एग्रीमेंट है, ये क्या है, एक बॉडी है, पहली बात तो ये डिफरेंस है। दूसरा, गेट के अंदर केवल गुड्स कवर थे, सामान कवर था, है ना, लेकिन WTO के अंदर गुड्स के साथ साथ सर्विसेज भी कवर थी, सर्विसेज के साथ साथ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी WTO के अंदर कवर थी, है ना, कवर है मतलब थी, मतलब क्या है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं, लाइक ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंसेस, है ना, इंटेंजिबल असेट्स जो होती है वो WTO के अंदर कवर है, ठीक है। ये बात हुई 1995 के अंदर, और भी कई सारे रीजन डिफरेंस है वो अपन समझेंगे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर। अब WTO काम क्या है, ट्रेड को प्रमोट करना, बैरियर्स को रोकना, रुकावटों को रोकना, ट्रेड के अंदर जो भी रुकावटें होती है उसको रोकना, ये देखना कि लोग ज्यादा कस्टम ड्यूटी ना लगाएं। अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव देखो बिल्कुल ध्यान से, ठीक है ना, इसके पीछे मोटिव क्या है, डेवलप्ड कंट्री चाहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री का पूरा फायदा उठाना, उनके मार्केट को एक्सप्लॉइट करना, उनके मार्केट के अंदर आराम से गुड्स बेचना, ये डेवलप्ड कंट्री की सोच थी, ठीक है, इसलिए WTO आया, ठीक है। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया ना 2002 के अंदर, 2002 से क्या उल्टा हो गया, 2002 से बिल्कुल ध्यान से समझना, WTO के अंदर चाइना की एंट्री हो गई। किसकी एंट्री हो गई WTO के अंदर, चाइना की। अब मुझे बताओ जरा, WTO भी मैंने क्या बताया था, WTO क्यों होता है, ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, ट्रेड के बैरियर को रोकने के लिए ना, व्यापार के जो रुकावटें हैं उसको खत्म करने के लिए, कोई भी कंट्री कस्टम ड्यूटी को ना बढ़ाए ज्यादा एक हद से। 2002 में जैसी WTO बना, वो सॉरी चाइना की एंट्री हुई, अब डेवलप्ड कंट्री आनाकानी करने लग गई, जैसे US, UK। क्यों, क्योंकि चाइना का राइज भी चालू हो गया, इधर से ही चाइना का क्या चालू हुआ, राइज ऑफ चाइना। और चाइना का राइज कैसे चालू होता है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चाइना ने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है। इंडिया का तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको पता है इंडिया का सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग है ना। अब सोचो आप, चाइना का कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इसे बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। इंडिया का कौन सा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है, टर्सरी सेक्टर जो होता है सर्विस सेक्टर, ठीक है। ये दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग है, डेवलपिंग कंट्री इंडिया चाइना दोनों की दोनों। और WTO क्यों बनाया गया था, ताकि डेवलप्ड कंट्री के इंटरेस्ट सर्व हो सके, लेकिन यहां पे तो उल्टा हो गया काम। अगर मान लो अब चाइना जब गुड्स बेच रहा है USA को, और USA उसके ऊपर ट्रेड बैरियर लगाता है, तो WTO कुछ बोलना चाहिए, ठीक है, लेकिन WTO अब शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि WTO जिस पर्पस के हिसाब से, जिस मोटिव के हिसाब से बनाया गया था, वो आज डेवलप्ड कंट्री का मोटिव सर्व नहीं हो पा रहा। क्यों, क्योंकि चाइना और इंडिया जो है अच्छे खासे स्ट्रांग बन चुके हैं अपने अपने सेक्टर्स के अंदर, ठीक है, सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। इसमें भी इंडिया के साथ प्रॉब्लम है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडिया का स्ट्रांग नहीं है, तो उसके बहुत सारे लिमिटेशन है जो अपन देखेंगे बाद में, ठीक है। इसलिए WTO क्या है, आज खत्म सा होने वाला है। आपको WTO के अंदर जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है, उसके अंदर केवल 2 ही मेंबर बचे हैं आज, ठीक है। तो इवन IMF भी खत्म होने वाला था, आपको पता है IMF के अंदर रिफॉर्म्स करे गए, WTO के अंदर भी आज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो अपन का आंसर इस तरीके से होना चाहिए कि WTO जो है इसको नहीं रोक पा रहा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। इसमें ये मानना पड़ेगा अपन को कि डेवलप्ड कंट्री के अलावा डेवलपिंग कंट्री का भी से होना चाहिए WTO के अंदर, अच्छा खासा, है ना, ठीक है। आपने सुना होगा कि दोहा राउंड 2002 से चल रहा है अभी तक, और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रहा, ठीक है, और इंडिया ने उसने पीस क्लॉज साइन करा हुआ है। ये सब बातें अपन WTO के, अभी अपन इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं, बस इतना पढ़ के, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपकी पॉइंट लिख सकते हो एग्जाम में,
कि ये ट्रेड वॉर है क्या पूरी की पूरी, और डब्ल्यूटीओ इसके अंदर कैसे फेल हो गया कंट्रोल करने के अंदर। आपको पता है यूएस ने तो ये तक धमकी दे दी थी अभी कुछ टाइम पहले पहले कि हम डब्ल्यूटीओ से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, सोचो आप, यूएस खुद ही कह रहा है, जिसने पहले इनको बनाया। आप देखो प्रोटेक्शनिज्म इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि यूके ब्रेग्जिट कर रहा है, ब्रिटेन एग्जिट आपने सुना होगा फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो ये क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट मेजर से सारे के सारे अपन को पता है, अपन पढ़ते हैं इन सब के बारे में। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंटी डंपिंग ड्यूटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी कस्टम से लिंक है। सर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है? आपने सुना होगा चाइना जो है वो वर्ल्ड के अंदर क्या करता है, अपने माल को डंप करता है। डंप मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल बेचना एट लोअर प्राइस। लोअर प्राइस कैसे सर? इवन उसके नॉर्मल प्राइस से भी सस्ता। मान लो उसका नॉर्मल प्राइस 10 रुपए है, तो चाइना कितने में बेच रहा है उस माल को? 8 रुपए के अंदर। क्यों, ऐसा क्यों कर रहा है? ताकि जैसे इंडिया के अंदर ये माल बेच रहा है, ऐसा डंप करना बोलते हैं इसको ना, ताकि इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो जाए। इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को चाइना क्या करना चाहता है, खत्म कर देगा। जैसे ही इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी तो फिर वो अपने रेट बाद में बढ़ा देगा और मोनोपोली पे आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए इंडिया क्या करेगा, इंडिया लगाएगा एंटी डंपिंग ड्यूटी। कैसे लगाएगा? ये माल कितने रुपए का था? 10 रुपए का। चाइना कितने में बेच रहा है? 8 रुपए में। कितने रुपए सस्ते बेच रहा है? 2 रुपए। अपन 2 रुपए क्या लगा देंगे, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा देंगे। समझ में आया? एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है कि अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा गुड्स बेच रहा है किसी दूसरे कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए मार्केट रेट से सस्ते रेट पे, तो फिर वो इंपोर्टिंग कंट्री क्या लगा सकता है उस पर? एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। और ये डब्ल्यूटीओ के नॉर्म्स के अंदर में है, तो अपन ने कुछ भी गलत नहीं किया। तो इंडिया बहुत जगहों पे आप देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है इसके अंदर। अब अपन डिस्कस करते हैं क्या कि एक कॉन्सेप्ट होता है लाफर कर्व। सुना है आपने? ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है भैया ना। ठीक है, तो मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा, जो अपने काम का है वही पढ़ रहे हैं अपन, बिल्कुल स्ट्रिक्टली वही पढ़ रहे हैं। ठीक है, लाफर कर्व। ये लाफर कर्व क्या होता है? देखो, एक तरीके से ये इकोनॉमिस्ट था, उसने कुछ ज्ञान दिया, और ज्ञान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा समझो। देखो, इसने बोला ये y है, ये x है, ये पता है आपको, ग्राफ होता है ये, इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये सबसे सिंपल चीज होती है ना। ये टैक्स कलेक्शन, ये टैक्स रेट। इसने बोला ये 0% टैक्स रेट है, ये 10% है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं कुछ ऐसी फिगर का, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, और ऐसे बढ़ता जाएगा 50, 60, 70, 80 कितना भी कर लो आप। ठीक है, और ये टैक्स कलेक्शन मतलब रुपीस के अंदर टैक्स कलेक्शन है। ठीक है, कितने रुपए टैक्स मिलेगा। लाफर ने बोला, लाफर कर्व ने बोला कि जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है किसी कंट्री की टैक्स रेट को बढ़ाती है ना, वैसे वैसे क्या होता है, टैक्स का कलेक्शन क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे सरकार क्या है टैक्स की रेटों को बढ़ाएगी, 10 से 20, 20 से 30 करेगी, तो ऑब्वियस ही बात है सरकार के पास ज्यादा टैक्स आएगा। ठीक है ना, टैक्स रेट बढ़ाओगे तो ज्यादा टैक्स आएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, अगर आपने ज्यादा टैक्स बढ़ा दिया, ज्यादा टैक्स की रेटें बढ़ाते रहे, बढ़ाते रहे, तो टैक्स का कलेक्शन क्या होगा, गिर जाएगा। वापस समझ लो, अगर आप एक लेवल के बाद टैक्स की रेट को बढ़ाते रहे, तो उसके बाद क्या होगा, आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ने की जगह क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सर ये आप किस बात से लिंक करना चाहते हो? अब आप एक बात समझो, ये बात ये है कि इंडिया कभी भी ये मत लिख के आना एग्जाम में कि टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने के लिए टैक्स की रेट बढ़ाना जरूरी है। टैक्स की रेट ऑलरेडी इंडिया की बहुत ज्यादा हाई है, अपन को टैक्स की रेटों को उल्टा कम करना है,
और आप ये बात समझो कि टैक्स की रेट कम करने से टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर टैक्स की रेट कम होगी तो लोगों को टैक्स देने में जोर नहीं आएगा। हाँ, कुछ हद तक टैक्स की रेट बढ़ाओ, आप 0% या 1% मत रखो, 10, 20, 30 रखो, 10, 20 रख लो, ठीक है। तो ये रेट जो होती है, जिस रेट पे टैक्स का कलेक्शन हाईएस्ट है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमल या ऑप्टिमम टैक्स रेट। ऐसी टैक्स रेट डिसाइड करो जिस पे टैक्स का कलेक्शन क्या हो, सबसे ज्यादा हो। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ध्यान समझना। 1997 में या 1997 तक इंडिया की इनकम टैक्स की रेट पता है कितनी थी? 97%। मतलब कोई आदमी अगर 1 लाख रुपए टैक्स कमाता था तो सरकार उससे कितने रुपए टैक्स, कोई आदमी 1 लाख रुपए इनकम कमाता था तो सरकार उससे कितने रुपए टैक्स ले जाती थी? 97। तो उसके पास बचता कितना था? 3000। तो वह आदमी क्या बोलेगा? या तो मैं इनकम कमाना ही बंद कर देता हूं या मैं सरकार को टैक्स देना ही बंद कर देता हूं। बेटर ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन बेटर है। भाई तुम देखो 97% गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को लगता था हम टैक्स का कलेक्शन तभी बढ़ा सकते हैं जब टैक्स की रेट बढ़ाएं। 1997 के बाद गवर्नमेंट को समझ में आया ये हमने बेवकूफ़ी करी है ना, गड़बड़ कर दी। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया? टैक्स की रेटों को कम करना चालू किया, ठीक है। इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स। इसे क्या बोलते हैं? रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स। तो आज इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है? टैक्स की रेट को कम कर रही है, ठीक है। सर टैक्स की रेट कम करने से क्या होगा? टैक्स का बेस बढ़ेगा। अब आप इंपॉर्टेंट है ना, ये एग्जाम में अपन को ये सारे वर्ड्स लिख के आना है, कीवर्ड्स है ना, इन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। जिस तरीके का आप एग्जाम देते हो तो उस तरीके के अपन को वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं एग्जाम में। तो टैक्स बेस, अब मेंस में भी पूछ सकता है टैक्स बेस, नहीं भी पूछेगा तो आप ये वर्ड यूज करो एग्जाम में, ठीक है, आंसर्स के अंदर अपने, तो अच्छा इंपैक्ट जाता है। टैक्स बेस क्या होता है? कितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, उसे कहते हैं टैक्स बेस। आपको टैक्स का रेट नहीं बढ़ाना, टैक्स का कलेक्शन बढ़ाने के लिए आपको क्या बढ़ाना है? टैक्स का बेस बढ़ाना है। आपको नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ाने हैं कि जो टैक्स दे, अपने आप ही वॉलेंटरी कंप्लायंस करें या फिर किसी भी तरीके से टैक्स पे करें, ज्यादा लोग, रेट नहीं बढ़ानी। तो अपन कहते हैं टैक्स बेस बढ़ाना है। अभी इंडिया का टैक्स बेस कितना है मैं आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर अभी 5% से भी कम लोग क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। सोचो आप, मतलब 5% भी लोग नहीं है जो अभी इंडिया में क्या पे कर रहे हैं? टैक्स पे कर रहे हैं। इसीलिए तो सरकार का टैक्स कलेक्शन क्या है? बड़ा कम है। आप पूछोगे सर कितना है? तो देखो जरा, अभी डेटा आया है डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन, मोटा मोटा याद रख लो, एग्जाम में लिखने का काम आएगा। डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन गवर्नमेंट का कितना है? 10 लाख करोड़ एक साल का। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। और एक साल का है ना। और जीएसटी का कलेक्शन मोटा मोटा कितना है एक साल का? 1 लाख करोड़ है ना। ये इतना आप अप्रोक्स फिगर याद रख लो, ठीक है। ये हिसाब कितना है ये। और भी ये डिमोनेटाइजेशन के बाद डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर डिमोनेटाइजेशन के बेनिफिट लिखने हो तो ध्यान रखना, लिख सकते हो कि डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा है डिमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि लोग बहुत डर गए हैं, ठीक है। एक ये भी रीजन है। हर किसी के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ गया है, ठीक है। इवन मेरे पास भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या बताएं, तो समझ में आया लाफर कर्व क्या होता है? ये क्या बोल रहे हैं? टैक्स की रेट मत बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ? टैक्स का बेस बढ़ाओ। टैक्स की रेट कम करो ताकि लोग बाग अपने आप ही टैक्स पे करें। और आज इंडिया क्या कर रहा है? यही सिस्टम अपना रहा है। इंडिया क्या कर रहा है? रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स कर रहा है, मतलब टैक्स की रेटें कम कर रहा है, इसलिए अपन टैक्स नहीं बढ़ाते कभी भी, ठीक है। तो अपन ये लिख सकते हैं। अब दूसरी बात अपन को क्या लिखनी है एग्जाम में, अपन से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है इससे रिलेटेड? इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में दोस्तों बहुत अच्छी बात दे रखी है इसी से रिलेटेड। क्या दे रखा है इकोनॉमिक सर्वे में अब की बार? इंडिया का है ना टैक्स टू जीडीपी रेशो, कांस्टेंट है 10 साल से। डिकेड, डिकेड कितना होता है? 10 साल से इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है? कांस्टेंट है। टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या होता है? टैक्स अपॉन जीडीपी।
ये एक साल मतलब 10 साल से ये स्टैटिक चल रहा है, सेम चल रहा है। इंटू 100 कर दो आप। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, उसे अपन बोलते हैं जीडीपी, है ना। एक साल के अंदर कितने गुड्स की मार्केट वैल्यू आपने प्रोड्यूस करी है, ठीक, कितने गुड्स प्रोड्यूस करे उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, सर्विस प्रोड्यूस करी उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, उसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये टैक्स टू जीडीपी रेशियो इंडिया क्या है? कांस्टेंट चल रहा है। कितना चल रहा है? 16 से 17% के बीच में। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है मेंस के अंदर, बताओ ऐसा क्यों चल रहा है, ठीक है। और प्रीलिम्स के लिए भी जान लो, क्योंकि इससे अपना दिमाग ब्रॉड हो जाता है। क्यों चल रहा है भाई? सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि अपन ने अपनी टैक्स रेट को क्या कर रखा है? बहुत हाई कर रखा है। तो अपन को क्या करना चाहिए? टैक्स रेट को लो करना चाहिए, जो गवर्नमेंट अब कर रही है धीरे धीरे। दूसरा रीजन क्या है? अपनी इकोनॉमी ज्यादातर क्या है? इनफॉर्मल। ये मेन रीजन है। सेकंड, इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है सर, और फॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है? इनफॉर्मल मतलब, अब ध्यान समझ लेना आप, दो कंडीशन है फॉर्मल इनफॉर्मल की। या तो अपन जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं, अपन ऐसे बिजनेसमैन है जो जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं, या फिर अपन ऐसे बिजनेसमैन है जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या मतलब होता है दोनों का? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। अपने आप में ये अलग टॉपिक है पूरा का पूरा। क्या तो अपन जीएसटी के दायरे में आ रहे हैं, कोई बिजनेसमैन व्यापारी, तो वो फॉर्मल सेक्टर कहलाएगा। या फिर वो व्यापारी जीएसटी के दायरे में नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। सोशल सिक्योरिटी क्या होती है? वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी देना, जैसे वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड काटना, पीएफ काटना, आपने सुना होगा। वर्कर्स को पेंशन देना, ठीक है, आजकल सैलरी में से ही पेंशन कटती है, ठीक है। वो सरकार वाली पेंशन 2004 में खत्म हो गई थी, पुराने लोगों को अब मिल रही है ना। तो सोशल सिक्योरिटी देना, ग्रेचुटी सुना होगा आपने, मिनिमम वेजेस, इन सबके इंडिया में एक्ट बने हुए हैं, ठीक है। अगर ऐसी कोई वर्कर मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कोई संस्था, कंपनी अपने वर्कर्स को ये सब सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, तो अपन उसे बोलते हैं, ये कौन से सेक्टर में है? वो इकोनॉमी फॉर्मल सेक्टर के अंदर है। तो या तो वो जीएसटी भर रही हो, या जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो, या फिर वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हो। दोनों भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अपने तो मतलब इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत ही स्ट्रेंज बात ये भी लिखी है कि इंडिया के अंदर जो है कुछ फर्म्स ऐसी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, लेकिन वो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, ध्यान समझना। और कुछ फर्म ऐसी है जो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है बट जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, ठीक है, सारी टिपिकल बातें हैं, बिल्कुल ध्यान समझ लेना। जीएसटी में ऐसी ऐसी कौन सी फर्म्स है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है बट सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही? आपके सामने कोई दुकान है, सपोज करो, ठीक है, आपके सामने कोई दुकान है और उसमें 15 वर्कर काम करते हैं, हलवाई की दुकान है सपोज करो, 15 वर्कर काम करते हैं। हो सकता है वो जीएसटी के दायरे में आती हो। जीएसटी के दायरे में कब आती है कोई फर्म? कल बताया था, जब 20 लाख से ऊपर टर्न होता है किसी फर्म का, तो वो जीएसटी के दायरे में आती है, ठीक है। और ठीक है, हो सकता है लेकिन वो 15 वर्कर्स का पीएफ वगैरह नहीं काटती हो, प्रोविडेंट फंड नहीं काटती हो, ठीक है। तो हो गई, वो जीएसटी के दायरे में तो आ रही है लेकिन सोशल सिक्योरिटी नहीं दे रही है। ये बात मेंशन थी किसमें? इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मेंशन थी। लेकिन फिर भी वो कौन सी फर्म कहलाएगी? फॉर्मल, क्योंकि वो गवर्नमेंट से लिंक हो गई। ऐसी कई सारी फर्म्स होती है जो अपने वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, अपने एम्प्लॉयज को, बट जीएसटी के दायरे में नहीं आ रही। ऐसा एग्जांपल हॉस्पिटल्स, या फिर स्कूल्स। स्कूल्स पे जीएसटी नहीं लगता, कॉलेजेस पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन स्कूल और कॉलेजेस जो टीचर्स होते हैं उसके अंदर उनको पीएफ काटती है, उनका पेंशन वेंशन ग्रेचुटी वगैरह सब होता है, मिनिमम वेजेस वगैरह उनका सब कुछ, सारे लॉज अप्लाई होते हैं। तो सोचो आप, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड होने से फायदा क्या होता है? वो उसको अपन क्यों बोल रहे हैं फॉर्मल? क्योंकि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो आप, तो पीएफ एक्ट बना हुआ है एक इंडिया में, प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952, और एक 1925 भी बना हुआ है, दोनों बने हुए, ठीक है।
तो आप उसके अंदर कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होंगे, मतलब आप गवर्नमेंट से बातें कर रहे हो किसी ना किसी तरीके से। जब आप अपने एम्प्लॉयज को पीएफ काटते हो तो फिर पीएफ अकाउंट में पैसा जमा कराओगे, मतलब आप अपने आप क्या हो गए, फॉर्मल सेक्टर में आ गए। तो इसलिए दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रही है तो वो कौन सी मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल। ठीक है, तो इंडिया में ज्यादातर कौन सी इकोनॉमी है, इनफॉर्मल। मतलब आप ये कह सकते हो लगभग लगभग 60-70% जो इकोनॉमी है, जो लोग बाग हैं, वो क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं। अब ये इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं तो इससे क्या होता है कि उनको जो पेमेंट मिलता है उसका हिसाब किताब ही नहीं है। वो सारा पेमेंट किस में मिलता है, उनको कैश में मिलता है, नगद में मिलता है, बैंक अकाउंट लिंक है ही नहीं। अगर आपको टैक्स बढ़ाना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या करनी पड़ेगी, बैंक अकाउंट से लिंक करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बैंक अकाउंट से अगर लिंक कर दिया तो फिर उस ट्रांजेक्शन का बैंक, ध्यान रखना, बैंक अकाउंट से कोई चीज लिंक होती है तो फिर आप उसको छुपा नहीं सकते। ठीक है, ये आपको पता होगा। लेकिन जब कोई ट्रांजेक्शन कैश में होता है तो उसका किसी को पता ही नहीं होता। गवर्नमेंट कैसे पता लगाएगी आपने ये ट्रांजेक्शन करा है करा। थर्ड पॉइंट अपन आते हैं, और क्या रीजन है कि टैक्स इंडिया का जो है वो टैक्स टू जीडीपी रेशो 10 साल से सेम रह रहा है जबकि बढ़ना चाहिए था। इंडिया के अंदर पैरेलल इकोनॉमी है। पैरेलल इकोनॉमी क्या होता है, मतलब इंडिया के अंदर क्या है, ब्लैक मनी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। जितनी वाइट मनी है उतनी ही क्या है, ब्लैक मनी है। अपन कहते हैं इंडिया की जीडीपी कितनी है, 2.5 ट्रिलियन डॉलर। लेकिन आपको ये बता दें कि ये एस्टिमेशन गलत है, पूरी तरीके से सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो केवल वो इकोनॉमी है जो व्हाइट के अंदर शो हो रही है। इंडिया के अंदर आपको बताएं कि ब्लैक मनी जो है इंडिया के अंदर व्हाइट मनी से भी ज्यादा है। हालांकि डिमोनेटाइजेशन की वजह से कम हुई है, नो डाउट, है ना, लेकिन अभी भी है। तो ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं अपन, पैरेलल इकोनॉमी। ठीक है, तो अगर कोई इकोनॉमी ब्लैक के अंदर है इंडिया के अंदर, मतलब ब्लैक मनी रखते हैं लोग बाग, फिर टैक्स तो देंगे ही नहीं। तो ये भी एक मेन रीजन है क्या, टैक्स का जो कलेक्शन है वो बढ़ नहीं पा रहा, और टैक्स टू जीडीपी रेशो 16 to 17% मेंटेन्ड है। फोर्थ रीजन क्या अपन कह सकते हैं, फोर्थ रीजन कह सकते हैं लोअर डिजिटलाइजेशन। ठीक है, या फिर चलो डिजिटलाइजेशन तो अब हो चुका है वैसे, अब आप इसको छोड़ दो। आप ये कह सकते हो कि मोर एग्जम्पशंस एंड डिडक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। आपको पता है दोस्तों, गवर्नमेंट जो है ना इनकम टैक्स के अंदर तरह तरीके से बिजनेसमैन को छूट देती है। ठीक है, कि अगर आप जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री लगाओगे तो आपके 5 साल तक प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगेगा। आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इंडस्ट्री लगाओगे तो इनकम टैक्स का एक सेक्शन होता है 80IE, उसके हिसाब से आपके प्रॉफिट पे 10 साल तक की छूट मिलेगी। मतलब आपके 10 साल तक बिल्कुल भी प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगेगा। ये इनकम टैक्स क्या देता है, कंपनीज को एग्जम्पशन देता है। सर ऐसा क्यों कर रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ताकि जो इंडस्ट्रीज हैं वो इन जगहों पे जाके बिजनेस खोले। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिली स्टेट्स लाइक उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, है ना। गवर्नमेंट हमेशा ये चाहती है, गवर्नमेंट कहती है अगर आप बिजनेस करते हो वेयर हाउस का, ठीक है, इंडिया के अंदर वेयर हाउस ओपन करते हो तो भी आपको हम बहुत सारी एग्जम्पशंस देंगे, छूट देंगे। सरकार कहती है अगर आप 2 कंट्रीज के बीच में क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन डालते हो, ठीक है, आपको पता होगा गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट था पुराना टापी, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, है ना। ये प्रोजेक्ट के थ्रू गैस पाइपलाइन आनी थी, लेकिन अभी तक आपको पता है क्योंकि पाकिस्तान बीच में है तो ये अभी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। तो अगर ऐसा कोई बिजनेस आप करते हो ओपन, तो गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स में छूट देती है, और भी बहुत सारी छूट देती है हर जगह पे। डिडक्शंस मतलब कटौतियां, मतलब क्या, एग्जम्पशंस मतलब होता है जब गवर्नमेंट आपकी इनकम को ही टैक्स फ्री कर देती है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में इंडस्ट्री लगाते हो तो वो एग्जम्पशन है। डिडक्शन मतलब क्या होता है, अगर आप खर्चा करोगे तो गवर्नमेंट आपको छूट देगी। कैसा खर्चा करोगे, लाइक जैसे आप क्या करो, आप नौकरी करते हो कहीं पे और आपकी इनकम है 5 लाख रुपए साल की, है ना, आप उस पर इनकम टैक्स लगेगा क्योंकि 2.5 लाख से ऊपर इंडिया में इनकम टैक्स लगता है, इतना अपन को पता होगा। लेकिन अगर मान लो आप सपोज करो 1 लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए LIC करवा लेते हो,
तो इनकम टैक्स आपको छूट देता है, उसे क्या बोलते हैं, डिडक्शंस। मतलब आपको इनकम टैक्स सेविंग करने के लिए एनकरेज कर रहा है, ठीक है। आप मान लो एजुकेशन लोन लेते हो तो भी इनकम टैक्स आपको छूट देता है, जो आपने ब्याज पे करा गवर्नमेंट को, सरकार को, है ना। आप मान लो मेडिकल इंश्योरेंस कराते हो तो भी इनकम टैक्स में आपको छूट मिलती है, ये डिडक्शंस है। मतलब इनकम टैक्स में ना बहुत सारी डिडक्शंस, बहुत सारी एग्जम्पशंस दी जाती है, इसलिए कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो टैक्स है कलेक्शन क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है। तो आप ये 4 पॉइंट आराम से मेंशन कर सकते हो, मेरे को लगता है ये सफिशिएंट है। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, इसके सॉल्यूशंस। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, सबसे बस इसका उल्टा कर दो, क्या है, टैक्स बेस को बढ़ाओ और रेट को क्या करो, कम करो। तो रेट कम हो जाएगी, बेस बढ़ जाएगा। तो मतलब अपन को है ना, जो 5% लोग हैं उनसे ज्यादा, मतलब अभी तो 5% लोग इंडिया में, 5% से भी कम लोग इंडिया में टैक्स पे कर रहे हैं। अपन को वो बेस को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लेके आना है और रेट को, टैक्स को कम करना है। साथ में अपनी इकोनॉमी को फॉर्मल बनाना है। सर फॉर्मल कैसे बनेगी, तो आपको ये बताना है कि डिजिटलाइजेशन बढ़ाना है। जितना डिजिटलाइजेशन बढ़ेगा उतनी अपनी इकोनॉमी फॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएगी, ठीक है। फॉर्मल इनफॉर्मल अपन बाद में और भी डिस्कस करेंगे इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि अपने इंडस्ट्रीज के अंदर इंपॉर्टेंट है। फिर अपन क्या बोलेंगे कि ब्लैक मनी को कर्ब करना है। आप गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम लिख सकते हो इसके अंदर कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए सरकार क्या क्या स्कीम्स लेके आई है, ठीक है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, आपने सुना होगा, इंडिया में एक लॉ बना हुआ है इससे रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, ब्लैक मनी से लोग बाग जब व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करते हैं पैसा, तो उसे बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो इसका एक कानून बना हुआ है। ऐसे ही बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट रिसेंटली आया था। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं जो ब्लैक मनी को सीधा सीधा टारगेट करने के लिए है, ठीक है। आप लिख सकते हो इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं जो ब्लैक मनी को रोकने के लिए बनाए गए हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से इंप्लीमेंट करो। साथ में आप लिखो एग्जामिशंस को अब कम करना चाहिए और डिडक्शंस को भी कम करना चाहिए। अब गवर्नमेंट इसी पे फोकस कर रही है, ठीक है। अब सोचो गवर्नमेंट देखो दो काम कर रही है एक साथ, एक तो टैक्स की रेट को कम कर देगी और एग्जामिशंस और डिडक्शंस भी क्या कर देगी, कम कर देगी। अब बताओ एग्जामिशन और डिडक्शन कम करने से क्या होगा, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और रेट कम करने से थोड़ा बहुत टैक्स कलेक्शन गिरेगा। लेकिन आप सोचो लोगों को क्या लगेगा, क्योंकि रेट कम है तो टैक्स ज्यादा भरो, तो अल्टीमेटली कुल मिला के लोग फिर ज्यादा गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे और वो दिखने में भी अच्छा लगेगा। अभी क्या होता है, अभी अपन कोई भी कंपनी इंडिया में आके देखती है, फॉरेन कंपनी पे तो सरकार 40% टैक्स दे रही है, इंडियन सरकार, ठीक है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि एग्जामिशंस भी बहुत सारी दे रहे हैं। वो ये केवल देखते हैं इंडिया के अंदर जो टैक्स रेट है फॉरेन कंपनी पे वो 40% है, ठीक है। वो डायरेक्टली ये देखते हैं। तो अब सोचो, अब इंडिया एग्जामिशन भी दे रहा है एक तरफ और रेट भी अपन ने बढ़ा रखी है। तो इससे बढ़िया रेट कम करो और एग्जामिशंस को भी कम करो, ठीक है। फिर आप एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन दे सकते हो जो बहुत ही ज्यादा काम का है, एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाओ। आपको पता है अभी एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन अपन को ये बात लिखनी है क्योंकि नीति आयोग ने खुद ने ही इस साल बोला है कि गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स लगाने का सोच सकती है। कौन से फार्मर्स पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, लार्ज फार्मर पे। आपको पता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन होती है उसे अपन बोलते हैं मार्जिनल फार्मर, ठीक है। 1 से 3 हेक्टेयर जो जमीन होती है जिन फार्मर्स के पास, अपन उसे बोलते हैं स्मॉल फार्मर। 3 से 5 हेक्टेयर की जिसके पास जमीन होती है फार्मर्स के पास, अपन उसे बोलते हैं मीडियम फार्मर। और 5 से भी ज्यादा अगर जमीन होती है तो अपन उसे बोलते हैं लार्ज फार्मर या कॉमर्शियल फार्मर्स। ये कोई स्ट्रिक्ट डेफिनेशन नहीं है लेकिन यही मानी जाती है। तो मार्जिनल मतलब 1 हेक्टेयर से कम जमीन, स्मॉल मतलब 1 से 3, 3 से 5 मीडियम और 5 से हेक्टेयर से ज्यादा लार्ज फार्मर्स। तो गवर्नमेंट जो है लार्ज फार्मर पे टैक्स लगाने का सोच सकती है। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिखोगे तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। एक तो प्रोटेक्शनिज्म पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ट्रेड वॉर वगैरह, ये सब इंपॉर्टेंट है। अपन ने ऑयल पूरा डिस्कस कर ही लिया था। अब चलो, अब अपन अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं।
सर अब क्या पढ़ाओगे आप? देखो टॉपिक तो बहुत सारे हैं, आप बस सुनते रहो, ठीक है। जैसे एक टॉपिक होता है टैक्स, सरचार्ज, सेस, ड्यूटी और फी। इन सब में क्या अंतर होता है? टैक्स तो मैंने आपको बताया अभी, टैक्स और ड्यूटी में तो डिस्कस कर लिया अपन ने। टैक्स पर्सन की इनकम पे लगता है नॉर्मली, या पर्सन पे लगा रहे हैं। ड्यूटी किस पे लगा रहे हैं? गुड्स पे लगा रहे हैं। सरचार्ज कब लगता है? जब आपकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा हो जाती है। सपोज करो आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा हो गई, तो गवर्नमेंट आपसे नॉर्मल टैक्स तो लेगी ही, साथ में उस टैक्स पे भी एक और टैक्स लेगी, ठीक है। इसे बोलते हैं सरचार्ज को टैक्स ऑन टैक्स। सर कैसे, थोड़ा बताओ। सपोज करो आपकी इनकम है 1 करोड़ पे या 2 करोड़ है, ठीक है। अब आप ये समझो, थोड़ा है ना कैलकुलेशन मत जाना ज़्यादा, क्योंकि आपके इतना बोर्ड्स में नहीं है। आप ये समझो, मान लो जो है रिच पर्सन पे गवर्नमेंट है ना 30% टैक्स लेती है, तो सिंपल एक बार आ जाओ 60 लाख पे ना, कैलकुलेशन इग्नोर कर दो ज़्यादातर। तो 30% टैक्स 2 करोड़ का कितना हो गया? 60 लाख हो गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप सुपर रिच हो, सुपर रिच हो आप, आपकी इनकम कितनी ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट आपसे बोल रही है आपको 10% टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 60 लाख तो देना ही है वो, और 6 लाख और देना। इस 60 लाख का, ये पहले से टैक्स निकल चुका था, इस 60 लाख का 10% और देना पड़ेगा। इसे बोलते हैं सरचार्ज। सरचार्ज मतलब क्या है? ये भी एक तरीके से टैक्स है, लेकिन किस पे लग रहा है? टैक्स ऑन टैक्स। लग रहा है, नहीं लग रहा? तो सरचार्ज मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन सुपर रिच है तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो उसे अपन बोलते हैं सरचार्ज, ठीक है। सेस क्या होता है? किसी पर्टिकुलर चीज के लिए टैक्स कलेक्ट करना, किसी पर्टिकुलर चीज के लिए टैक्स कलेक्ट करना। सर कैसी पर्टिकुलर चीज? एग्जाम्पल लो, जैसे गवर्नमेंट लेती है स्वच्छ भारत सेस। स्वच्छ भारत सेस सुना है कभी आपने? तो गवर्नमेंट किसके लिए टैक्स ले रही है आपसे? स्वच्छ भारत के लिए। आपने सुना होगा गवर्नमेंट लेती है एजुकेशन सेस। मतलब सरकार किस चीज के लिए टैक्स ले रही है आपसे? अलग से पढ़ाई के लिए टैक्स ले रही है। आपने सुना होगा कृषि कल्याण सेस। तो गवर्नमेंट किसके लिए टैक्स ले रही है अब की बार आपसे? कृषि के लिए, फार्मर के लिए टैक्स ले रही है अलग से, तो इसे बोलते हैं सेस। जब कोई पर्टिकुलर चीज के लिए टैक्स लिया जाता है, स्पेसिफिक चीज के लिए टैक्स लिया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? सेस। ये भी टैक्स पे ही लगता है, तो इसे भी आप टैक्स ऑन टैक्स भी बोल सकते हो, सरचार्ज की तरह। बट डिफरेंस क्या है सरचार्ज और सेस में? कि सरचार्ज तो एक जनरल चीज के लिए है, किसी भी काम में आ सकता है, लेकिन सेस जो है वो पर्टिकुलर चीज के लिए ही काम में आता है। फी क्या होती है? फी या फीस। फीस गवर्नमेंट जब आपको कोई पर्टिकुलर सर्विस देती है तो आपसे क्या लेती है? फीस लेती है। गवर्नमेंट आपको कोई पर्टिकुलर सेवा देती है। एग्जाम्पल, आप मैरिज सर्टिफिकेट बनवाते हो, आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हो, ठीक है, या फिर कोई भी सर्टिफिकेट बनवाते हो, तो गवर्नमेंट आपसे पैसे लेती है, तो वो क्या है? फीस है। आप लाइसेंस बनवाते हो तो गवर्नमेंट आपसे, सरकार आपसे पैसे लेती है, वो फीस है। इवन टोल टैक्स, कोई टैक्स नहीं होता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। लोग बाग समझते हैं टोल एक टैक्स होता है, नहीं। गवर्नमेंट आपसे क्या ले रही है? फीस ले रही है इसके लिए, वो टैक्स नहीं है, ठीक है ना। टैक्स कभी भी गवर्नमेंट कोई पर्टिकुलर सर्विस के लिए नहीं लेती आपसे, ठीक है, कि हम आपको सेवा दे रहे हैं तो इसके लिए हम आपसे टैक्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट पर्टिकुलर सर्विस के लिए अगर पैसा लेती है तो उसे क्या बोलते हैं? फीस। ये तो मिसनॉमर बन चुका है कि लोग बाग टोल को क्या समझते हैं? टैक्स। क्योंकि गवर्नमेंट आपको क्या सर्विस दे रही है? अच्छा रोड दे रही है उस पर जाने के लिए, तो गवर्नमेंट इसलिए बोलती है कि ये फीस है, ना कि टैक्स। लेकिन वर्ड लगा हुआ है स्टार्टिंग से टैक्स, तो अपन वो वर्ड यूज लेते हैं टैक्स, ठीक है। ये वर्ड्स क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में भी काम आता है और मेंस में भी आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में टेक्निकल वर्ड्स यूज करना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट के हिसाब से। अगला टॉपिक अपन आते हैं
सर एक होता है टैक्स प्लानिंग, एक होता है टैक्स अवॉइडेंस, एक होता है टैक्स इवेजन। सर ये तीनों चीजों में अंतर बताओ ना, तो समझो। टैक्स प्लानिंग क्या होता है? अगर आप कोई लीगल तरीकों का यूज करते हो, है ना, लीगल तरीकों का यूज करते हो, क्यों? अपने टैक्स की लाइबिलिटी को कम करने के लिए। टैक्स को कम करने के लिए अपन कोई लीगल तरीकों का यूज कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? टैक्स प्लानिंग। सर एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल लो, आप कहीं नौकरी कर रहे हो, आपकी सैलरी 5 लाख रुपए साल की है, आप किसी सीए के पास गए, है ना, उसने आपको राय, आपने पूछा भाई मैं टैक्स कैसे कम करूं, आप बताओ। आपने कहा गवर्नमेंट की स्कीम है, एलआईसी करवा लो। एलआईसी करवाओगे, जितना पैसा आप एलआईसी का प्रीमियम भरोगे, उतने रुपए की आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो आपने कहा बहुत अच्छी बात है यार, मैं एलआईसी करवा लेता हूँ। ठीक है, आप बोलो सर दूसरा एग्जाम्पल दो, तो मैं आपको दूसरा देता हूँ। आपने बोला सर कि टैक्स कैसे कम करें, और तरीका क्या है? मैं कहता हूँ हाउसिंग लोन ले लो, घर बनाने के लिए लोन ले लो, घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए लोन ले लो। तो घर खरीदने के या बनवाने के लिए अब जब आप लोन लोगे, तो उसको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पे करोगे, मतलब इंस्टॉलमेंट पे करोगे, उसकी आपको टैक्स में क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। आपकी इनकम उतने से रुपए से कम हो जाएगी, आपका टैक्स बच जाएगा। आप एजुकेशन लोन ले लो, है ना, आप हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करवा लो, आप म्यूचुअल फंड खरीद लो किसी कंपनी के, बैंक में 5 साल की एफडी करा लो, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करा लो 5 साल के लिए। ये सब तरीके क्या हैं बताओ? टैक्स को बचाने के, और ये बिल्कुल लीगल हैं, और गवर्नमेंट ने जानबूझ के इन तरीकों को बना रखा है ताकि लोग बाग अपनी खुद की सोशल सिक्योरिटी खुद कर सके। तो इसे क्या बोलते हैं? टैक्स प्लानिंग। समझ में आया? सेकंड, टैक्स एवेजन क्या होता है? टैक्स एवेजन मतलब टैक्स की चोरी। आप किसी सीए के पास गए, आपने बोला 5 लाख रुपए की मेरी इनकम है, मैं क्या करूं? सीए ने आपको राय दी, या फिर आपने अपने आप को राय दे दी कि हम इस इनकम को शो ही नहीं करेंगे सरकार को। ठीक है, हम बताएंगे ही नहीं कि हमारी 5 लाख की इनकम है। क्यों नहीं, कैसे नहीं बताएंगे सर? क्यों नहीं बताएंगे? गवर्नमेंट पकड़ेगी नहीं क्या? आपको पता है गवर्नमेंट आपको नहीं पकड़ सकती, क्यों? क्योंकि आपकी इनकम कैश में रिसीव होती है। दिक्कत यह है, तो अगर आपकी इनकम अगर बैंक अकाउंट से लिंक होती, बैंक अकाउंट में आता, चेक आता, डीडी वगैरह आता आपका, है ना, तो फिर आप उसको छुपा नहीं सकते। लेकिन आपको कैश मिल रहा है, तो कैश अपने निशान नहीं छोड़ता, लेकिन बैंक अपने निशान पूरे के पूरे छोड़ देता है। ठीक है, इवन बैंक्स जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं आपके, उनको ज़रूरी होता है कि बैंक उनकी ट्रांजेक्शन्स की इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। इवन आप फॉरेन टूर पे भी जाते हो, तो बैंक उसकी एयरपोर्ट जो हैं या फिर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, वो इसकी जानकारी जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। ठीक है, इवन आप महंगी महंगी लग्जरी कार्स खरीदते हो, तो उसकी जानकारी भी टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाती है। ठीक है, क्योंकि उसमें पैन कार्ड की जरूरत पड़ती है। इसीलिए लोग आप महंगी कार्स अपने नाम से ना खरीद के दूसरों के नाम से खरीदते हैं, लाइक किसी और के नाम से ना, बेनामी संपत्ति से अपन कहते हैं। तो टैक्स एवेजन समझ में आया? क्या है? टैक्स की चोरी। ये कैसे करते हैं लोग बाग? जैसे मैंने आपको कल बताया था, जीएसटी के अंदर लोग बाग फर्जी बिल बनवा लेते हैं, ठीक है, और अपनी परचेज बढ़ा देते हैं। परचेज बढ़ाने से इनपुट टैक्स क्रेडिट बढ़ जाता है, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट को बोलते हैं हमने तो टैक्स ऑलरेडी दे चुके हैं। तो वो क्या है? टैक्स एवेजन है। बीच में बचा टैक्स अवॉइडेंस। ध्यान से सुनो, तीनों में ध्यान रखना, टैक्स की लाइबिलिटी कम हो रही है तीनों के अंदर, चाहे प्लानिंग हो, अवॉइडेंस हो, और चाहे इवेजन हो। अब इसमें टैक्स की लाइबिलिटी कम करने का तरीका क्या है? आपको पता है कानून के अंदर क्या होते हैं? कुछ लूप होल्स होते हैं, कुछ कमियां होती है। लोग बाग इन कमी का फायदा उठाते हैं और क्या करते हैं? इन कमी का फायदा उठा के अपना टैक्स उठाते हैं। ये इलीगल नहीं है, ये बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉ के अंदर कमी है तो वो लॉ की गलती है, ये अपनी गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन इसे अपन बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस, ना कि टैक्स इवेजन, क्योंकि अपन लॉ नहीं तोड़ रहे, ध्यान रखना, लेकिन अपन ये तोड़ रहे हैं। आपने सुना है कभी ये वर्ड सब्सटेंस ओवर फॉर्म?
या सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कि सॉरी, किसी भी पर्सन की शराब का ठेका है अगर हाईवे पे शायद 500 मीटर के दायरे के अंदर अंदर, तो वो उसको बंद कर दे, चाहे वो हाईवे स्टेट हाईवे हो चाहे नेशनल हाईवे हो। ठीक है, राज्य सरकार ने क्या किया, स्टेट हाईवे ने, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ने अपने स्टेट हाईवे को स्टेट हाईवे का स्टेटस से डी रिकॉग्नाइज कर दिया। मतलब सोचो आप, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को ओवरराइड करने के लिए उन्होंने जो है स्टेट हाईवे जो पहले स्टेटस दे रखा था किसी रोड को, उसको छीन के सिंपल रोड का स्टेटस दे दिया। इससे क्या होगा बताओ, इससे वो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग निकाली है हाईवे के 500 मीटर वाले दायरे की, वो उस रूलिंग से बच गए। बताओ अब ये कोई सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का उल्लंघन है क्या? नहीं है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था हाईवे के अंदर की बात है, हाईवे पे ये रूलिंग अप्लाई होगी। अब वो हाईवे तो है ही नहीं, ठीक है, तो रूलिंग अप्लाई होगी ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की, तो मतलब वो आराम से तो शराब बेच सकते हैं उस दायरे के अंदर। बताओ सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो रहा है? यस हो रहा है। सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म, कहते हैं कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन यहाँ पे सब्सटेंस को फॉलो नहीं कर रहे, लीगलिटी को फॉलो कर रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का सब्सटेंस कुछ और था, इंटेंशन कुछ और थी, है ना। ठीक है, तो केवल आपने सुना होगा लेटर ओवर स्पिरिट। ठीक है, तो आपने केवल किसको फॉलो किया, लेटर्स को। आपने लॉ के स्पिरिट को फॉलो नहीं किया, उसकी आत्मा को फॉलो नहीं किया। तो इस चीज को बोलते हैं अपन टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इसका एक एग्जांपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने आगे के कॉन्सेप्ट के लिए आपका बेस बनाएगा। आपने कभी सुना है दोस्तों डबल टैक्सेशन के बारे में? इंडिया इसके अंदर बहुत बदनाम रहता है डबल टैक्सेशन के अंदर। ठीक है, और इसके लिए इंडिया ने नए प्रोविजंस बनाए जिसे बोलते हैं गार, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से आपका टैक्स हेवन भी लिंक है, इसी से आपका टैक्स अवॉइडेंस भी लिंक है, और इसी से आपने सुना होगा दोस्तों पनामा पेपर लीक, जिसमें नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई, वो भी इशू इसी से लिंक है। समझो देखो बात क्या है। सॉरी, होता क्या है, कोई पर्सन इंडिया का है, ठीक है, और एक कंट्री है सिंगापुर या मॉरिशस, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो पर्सन इंडिया का है और वो इनकम कमा रहा है कहाँ पे, सिंगापुर में इनकम कमा रहा है। ठीक है, इंडिया से भी इनकम कमा लेता है या सिंगापुर से भी इनकम कमा लेता है, या फिर केवल सिंगापुर से इनकम कमा रहा है, इंडिया से इनकम नहीं कमा रहा, लेकिन है वो पर्सन नागरिक कहाँ का, इंडिया का नागरिक है। ठीक है, इंडिया में रहता भी है अच्छी तरीके से, इंडिया में करंट ईयर में बहुत रहा है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दे दो आप, वो इंडिया से 10 लाख रुपये, वो सिंगापुर से 10 लाख की साल की इनकम कमा रहा है, ये 10 लाख जो सिंगापुर से कमा रहा है उसका टैक्स वो सिंगापुर में देगा, इंडिया में देगा? क्वेश्चन राइज होगा ये, है ना। इंडिया वाले क्या बोलेंगे, भाई तू भारत का नागरिक है, तू इंडिया में रहा है, तू रेजिडेंट है इंडिया का, तो तू इंडिया में टैक्स पे कर। सिंगापुर वाले क्या बोलेंगे, तूने इनकम कहां से कमाई है, सिंगापुर से कमाई है, तू कहां टैक्स पे कर, सिंगापुर में टैक्स पे कर। ये केस क्या हो गया, डबल टैक्सेशन का। समझ रहे हो बातें, डबल टैक्सेशन हो गया ना, कि कई कंट्रीज तो है किसके हिसाब से रूल टैक्स लेती है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस के हिसाब से, क्या आप रह कहां रहे हो। कई कंट्री किसके हिसाब से टैक्स लेती है, आपकी इनकम के हिसाब से, कि आपकी इनकम कहां हो रही है। ठीक है, तो अगर सपोज करो इंडिया जो है
वो किसके हिसाब, इंडिया वाले भी टैक्स लेंगे, इंडिया वाले बोलेंगे तू है कहाँ का, इंडिया का। और सिंगापुर वाले क्या बोल रहे हैं कि तू तो इनकम कहाँ से कमा रहा है, सिंगापुर से। तो सोचो इंडिया वाले कौन सा रूल लगा रहे हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस का। सिंगापुर वाले कौन सा इनकम रूल लगा रहे हैं, ओरिजिन ऑफ इनकम का। वो पर्सन तो डबल टैक्सेशन के अंदर मर जाएगा ना। इस चीज को बचाने के लिए क्या होता है पता है, साइन होते हैं DTAA। ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कुछ भी मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहा। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सर इसके अंदर क्या होता है, इन एग्रीमेंट में इंडिया और सिंगापुर की सरकारें मिलेगी आपस में और पहले से तय कर लेंगे कि भैया टैक्स किस तरीके से लगेगा। या तो टैक्स रेजिडेंस के हिसाब से ले लो या ओरिजिन ऑफ इनकम के हिसाब से ले लो। तो नॉर्मली ज़्यादातर सरकारें क्या तय करती है कि रेजिडेंस के हिसाब से टैक्स लिया जाएगा। मतलब क्या कि अगर कोई इंडिया का पर्सन सिंगापुर में इनकम कमा रहा है तो सिंगापुर में उससे बिल्कुल भी टैक्स वसूला नहीं जाएगा। केवल कौन सी गवर्नमेंट लेगी उससे टैक्स, इंडियन गवर्नमेंट लेगी। आप बोलोगे इससे नुकसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगापुर वाला भी तो इंडिया से इनकम कमा रहा होगा ना, हो सकता है कोई पर्सन सिंगापुर में बैठा है, सिंगापुर का व्यक्ति है, सिंगापुर का नागरिक है, सिटीजन है, रेजिडेंट वो रहता भी वहीं पे ही है और वो इनकम कमा रहा है कहाँ से, इंडिया से। तो अब इंडिया वाले उस पर टैक्स नहीं लेंगे। इंडिया वाले बोलेंगे कि भाई तू सिंगापुर का पर्सन है, भले ही तू इंडिया से इनकम कमा, तू टैक्स कहाँ पे कर दे, सिंगापुर में पे कर दे। तो मतलब अब सिंगापुर वाले सोचो कौन सा रूल लगा रहे हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस का। समझ में आएगा, इसे बोलते हैं डबल टैक्सेशन को अवॉइडेंस एग्रीमेंट करने वाला रूल। ठीक है, लेकिन कई पता है आपको जो लोग होते हैं वो इस ऐसी ट्रीटी का फायदा उठाते हैं जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएगी जो मैंने ऊपर लिखी है ना, सारी बातें भी लिंक हो जाएगी 2 मिनट और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है ना। इसको डिफिकल्ट तो समझना ही नहीं है अपन को ये सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं। आपको पता है इंडिया का बहुत सारी कंट्रीज से कुछ खतरनाक वाला एग्रीमेंट हो रखा था। ठीक है, कौन कौन सी कंट्री से, सिंगापुर से, मॉरिशस से और एक कंट्री है साइप्रस। नाम सुना आपने, चेक करना आप इसको मैप में कहाँ है ये, और मॉरिशस। सर एग्रीमेंट क्या था जरा बताना। एग्रीमेंट ये है, ये इंडिया है, ये मॉरिशस है। अगर कोई मॉरिशस का पर्सन है ना, आपने सुना है कुछ होते हैं कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन कभी सुना है आपने कैपिटल गेन के बारे में। कई बार लोग क्या करते हैं, इंडिया में शेयर्स वगैरह बेच देते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल गेन। ये इनकम टैक्स का पार्ट होता है। ठीक है, कैपिटल गेन क्यों बोला, क्योंकि आपने शेयर्स खरीदा, इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट जो है उसकी वैल्यू बढ़ गई। 100 रुपए के रिलायंस के शेयर थे, एक दिन पता लगा 110 के हो गए, उसको दिया 10 रुपए, जो प्रॉफिट होगा उसे क्या बोलेंगे इनकम टैक्स की लैंग्वेज में, कैपिटल गेन। शेयर हो गया, प्रॉपर्टियां हो गई, घर वगैरह, गोल्ड, इन सब पे कैपिटल गेन टैक्स लगता है। ये इनकम टैक्स ही होता है एक तरीके से। ठीक है, क्या था पता है आपको ये कैपिटल गेन, इसका रूल क्या था इंडिया मॉरिशस का, कि अगर कोई पर्सन मॉरिशस से इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, और अगर उसने इंडिया से इनकम कमाई शेयर्स बेचने पे, तो उस पर टैक्स कहाँ लगेगा, पहली बात तो मॉरिशस पे। कौन सा रूल लगाया बताओ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस का। कौन सा रूल लगा रहे हैं, प्लेस ऑफ रेजिडेंस का। और मॉरिशस ने एक काम गड़बड़ कर रखा था, मॉरिशस ने टैक्स की रेट कितनी रख रखी थी, 0% कैपिटल गेन पे। वापस समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या कह रहे हैं अपन को, क्या कह रहा हूं मैं आपको इंडिया और मॉरिशस के बीच में एक एग्रीमेंट था कि अगर कोई पर्सन मॉरिशस से इंडिया में इन्वेस्ट करेगा, इंडिया की कंपनी के किसी के शेयर खरीदेगा, सपोज करो कोई इंडिया में एक कंपनी रिलायंस, मॉरिशस के अंदर ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या कर रहा है, रिलायंस के शेयर खरीद लेता है। ठीक है, इसने रिलायंस का शेयर 100 रुपए में खरीदा मॉरिशस में बैठे बैठे, और एक दिन पता लगा ये शेयर कितने का हो गया, 110 का हो गया, और इस व्यक्ति ने 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, और 10 रुपए का प्रॉफिट कमाया, और कौन सा प्रॉफिट है बताओ, कैपिटल गेन।
और एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ था कि मॉरिशस में कैपिटल गेन पे टैक्स कितना लगेगा, 0% लगेगा, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ था कि अगर कोई पर्सन मॉरिशस से इंडिया में शेयर खरीदता है तो इंडिया वाले उस पर टैक्स नहीं लेंगे। कौन लेगा, मॉरिशस लेगा। तो सर इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें दिक्कत ये थी कि एग्रीमेंट बताओ किन कंट्रीज के बीच में था, मॉरिशस और इंडिया। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। लेकिन इसका एग्रीमेंट का फायदा दूसरी कंट्रीज उठाते थे। सर कौन कंट्री उठाते थे, यूएसए। एग्जांपल लेते हैं, यूएसए से कोई इन्वेस्टर, बहुत बड़ा इन्वेस्टर इंडिया के अंदर शेयर खरीदना चाहता है। पता है आपको, जो लोग बाहर बैठे बैठे इंडिया कंपनी के शेयर खरीदते हैं उसे पता है क्या बोलते हैं, FII। ध्यान रखना, FII बोलते हैं, FDI नहीं बोलते। FDI क्या होता है, FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बाहर से पर्सन अपने इंडिया में बिजनेस चालू करेगा तो उसे बोलते हैं फॉर, मतलब वो इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है। लेकिन ये लोग इंडिया में आके बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर से बैठे बैठे इंडिया की कंपनी के शेयर परचेस कर रहे हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, FII। फुल फॉर्म क्या होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मैं जानता हूँ ये सारे टॉपिक टेक्निकल हैं, बट क्या करें, अपन एक्सटर्नल सेक्टर भी अपना कोर्स में है। आप RAS मेंस में देखो एक्सटर्नल सेक्टर है, तो एक्सटर्नल सेक्टर में क्या आता है, FDI, FDI, FII। और अपन को पता है कि इंडिया में FDI जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अपन को ये बातें समझ में आनी चाहिए। तो बताओ FDI क्या होता है, कि जब कोई पर्सन इंडिया के अंदर बिजनेस करता है आके, उसे बोलते हैं FDI, बाहर से। लेकिन अगर कोई बाहर से बैठा बैठा इंडिया की कंपनी के शेयर परचेस करता है, या इंडिया में आके किसी कंपनी के शेयर परचेस करता है, बिजनेस नहीं कर रहा डायरेक्ट, बस शेयर परचेस कर रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो पता है यूएसए से अगर कोई पर्सन इंडिया की रिलायंस कंपनी के शेयर परचेस करना चाहता है तो वो यूएसए से नहीं परचेस करता था, वो किधर क्या करता था, पहले यूएसए से वो पर्सन पहले मॉरिशस में आता था, मॉरिशस में एक कंपनी बनाता था, ठीक है। और कंपनी रजिस्टर्ड करा के मॉरिशस से उस कंपनी के थ्रू शेयर्स परचेस करता था, कहाँ पे, इंडिया में। सर इससे क्या फायदा होता था, इससे जो इंडिया और मॉरिशस के बीच में संधि हुई है, मतलब ट्रीटी हुई है, कि किसके बीच में ट्रीटी थी, मॉरिशस और इंडिया के बीच में, वो उस ट्रीटी के मजे ले जाता था, ठीक है। वो मॉरिशस मतलब वो यूएसए का पर्सन अगर यूएसए से इन्वेस्ट करता इंडिया के अंदर तो टैक्स रेट उसे ज़्यादा देनी पड़ती। वो क्या कर रहा है, वो यूएसए में डायरेक्ट, यूएसए से अपने आप को इंडिया से डायरेक्ट लिंक नहीं कर रहा, वो यूएसए वाला पर्सन पहले मॉरिशस में कंपनी बना रहा है और उसके बाद फिर वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और इस तरीके से वो इंडिया और मॉरिशस की ट्रीटी का गलत फायदा उठा रहा है, ठीक है। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने इस ट्रीटी को चेंज करने के लिए, संधि को चेंज करने के लिए मॉरिशस से कई बार कहा, मॉरिशस माना नहीं। इवन अटल बिहारी वाजपेयी जो है मॉरिशस के अंदर मिल के आए जब वो प्राइम मिनिस्टर थे अपने टाइम पे, कि भाई इस ट्रीटी को चेंज कर लो, लेकिन मॉरिशस बिल्कुल भी नहीं माना। बट 2016 के अंदर ये ट्रीटी जो है वो अपन ख़त्म कर चुके हैं। अब सिंगापुर, साइप्रस और मॉरिशस तीनों से ट्रीटियां जो थी, ऐसी ट्रीटी थी तीनों से, वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अपन ने जो पुराने लोग थे उनको थोड़ी रियायत दी है। अपन ने बोला जो पहले हो गया जो हो गया, अब नए लोगों को क्या है, टैक्स देना पड़ेगा, वो भी इंडिया के अंदर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इंडिया ने साफ साफ बोल दिया। तो पता ही ऐसी जो सिचुएशन थी जिसमें मॉरिशस, यूएसए वाला पर्सन मॉरिशस में आके इंडिया के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है और मॉरिशस और इंडिया की जो ट्रीटी है, संधि है, उसका फायदा उठा रहा है। इसे पता क्या बोलते हैं टैक्स की लैंग्वेज में, ट्रीटी शॉपिंग। क्या बोलते हैं इसे, ट्रीटी शॉपिंग। और ये पता है क्या कर रहा है, ये पर्सन कर रहा है टैक्स का अवॉइडेंस। ये पर्सन क्या कर रहा है, टैक्स का अवॉइडेंस, क्योंकि लॉ में लूपहोल है। लॉ क्या है, इंडिया और मॉरिशस की ट्रीटी, इंडिया और मॉरिशस का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, ठीक है, जो कहता था कि मॉरिशस से अगर कोई पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे। ये एग्रीमेंट का गलत इस्तेमाल हो रहा था, है ना, कि लॉ के अंदर, लॉ की
बातों को तो माना जा रहा था लेकिन लॉ की स्पिरिट को नहीं माना जा रहा था, ऐसे बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। और इंडिया ने इन ट्रीटीज को अब चेंज कर दिया है 2016 के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके की ट्रीटी शॉपिंग अब खत्म हो गई है, लेकिन फिलहाल और भी कई सारी ट्रीटी है जिनको चेंज करना बाकी है। और मेन इशू ये है कि पुराने लोगों को अपन ने छूट दी है, और इस छूट को बोलते हैं, अगर आप टैक्स की लैंग्वेज या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में, ग्रैंड फादरिंग क्लॉज। सर ग्रैंड फादरिंग क्लॉज क्या होता है कि पुराने लोगों को क्या है, छूट कंटिन्यू करना, ठीक है। क्योंकि अपन क्या है, टैक्स को पूरी तरीके से पुराना तरीके से चेंज नहीं कर सकते, अपन बोलते हैं जो हो गया जो हो गया, लेकिन अब नए लोगों को ऐसा ट्रीट का फायदा उठाने नहीं देंगे, ठीक है। समझ में आया? तो उसे बोलते हैं ग्रैंड फादरिंग क्लॉज। अब आप एक और बात समझ लो इसके अंदर ही, क्या इंडिया जो है ऐसी ट्रीटीज के अंदर अब नजर रखने के लिए, क्योंकि कोई पर्सन यूएसए से आ रहा है, सोचो अपन ने तो केवल जेन्युइन उस पर्सन के लिए ट्रीटी रखी थी जिस जो मॉरिशस का था, लेकिन सोचो यूएस से पर्सन कंपनी बना के मॉरिशस में आ रहा है। ऐसी ट्रीटी को खत्म करने के लिए, ऐसी ट्रीटीज को चेक करने के लिए एग्जाम्पशंस हटाने के लिए इंडिया क्या लेके आया है, कार। ये बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है ना। ये 2017 के अंदर अप्लाई हो चुके हैं इंडिया के अंदर। ये इनकम टैक्स में ही अप्लाई हो रहा है, जनरल एक एंटी अवॉइडेंस रूल। क्या बोलता है ये जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल, कि अगर कोई पर्सन ऐसी ट्रीटीज का गलत फायदा उठाता है तो इनकम टैक्स कमिश्नर के पास बहुत ज्यादा पावर है कि इनकम टैक्स कमिश्नर ऐसी ट्रीटीज का फायदा उस पर्सन को नहीं देगा। समझ में आया क्या? तो इससे एक इशू ये है, ये वैसे ये 2008 से प्रपोज था गार, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसका बहुत कड़ा विरोध कर रहे थे लोग बाग, बिजनेसमैन, कि ये गार नहीं आना चाहिए। इसका रीजन क्या था, क्योंकि इसमें कमिश्नर्स को बहुत ज्यादा पावर थी, वो ट्रीटीज को, इनकम टैक्स कमिश्नर को बहुत ज्यादा पावर थी कि वो ट्रीटीज को एक तरीके से बोल सकता था कि ये ट्रीटी आप पे अप्लाई नहीं होगी अगर कोई बाहर से बिजनेसमैन आ रहा है तो, अगर इनकम टैक्स कमिश्नर को लगता है कि ये ट्रीटी का गलत फायदा उठा रहा है तो, जैसे भी यहाँ पे हुआ। तो इशू क्या था कि भाई करप्शन बढ़ सकता है। समझ में आया कि जो कमिश्नर है वो करप्शन ले सकते हैं कि भाई ये ट्रीटी में आप फायदा आपको तभी दूंगा जब आप मुझे इतना बेनिफिट देंगे। इसलिए गार अभी तक अप्लाई ज़्यादा तरीके से नहीं हो रहा था, बट गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली 2017 के अंदर इसको अप्लाई कर दिया। समझ में आ गया? ठीक है। आपको पता है लोग बाग जो है टैक्स की चोरी करने के लिए, आपने एक वर्ड सुना होगा बहुत ज़्यादा पेपर में आता रहता है, शेल कंपनीज बनाते हैं। मतलब ऐसी जगह पे कंपनी बनाते हैं, ऐसी जगह पे कंपनी बनाते हैं जहां पे टैक्स रेट बहुत कम होती है, और ऐसी कंट्रीज को, ऐसे देश को बोलते हैं टैक्स हेवन कंट्री। ठीक है। उसी में से पनामा जो है वो भी टैक्स हेवन कंट्री है। पनामा एक आइलैंड है, सुना होगा आपने पनामा आइलैंड। ठीक है। आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में देखो आज आप मैप में, पनामा एक छोटा सा आइलैंड दिख जाएगा। पनामा एक टैक्स हेवन एरिया है, ठीक है। वहां पे कंपनी बनाई गई है और बहुत सारा पैसा जो है क्या किया गया है, मतलब शेल कंपनी खोली गई है जो कंपनियां रियल में वर्क नहीं करती है, केवल कंपनी खोल के पटक दी और इस तरीके से बाहर इन्वेस्टमेंट करने का ये काम है, जैसे मैंने आपको बताया। और वहां पे टैक्स रेट क्या है, 0 है, ठीक है। और पनामा पेपर लीक आपने सुना होगा, पनामा पेपर लीक बहुत ही सुर्खियों में रहा था। इसकी वजह से इंडिया के अंदर बड़े बड़े लोगों का नाम आया था, जैसे ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, बट वो केस दब गया है, ठीक है ना। अभी फिलहाल उसकी जांच वगैरह चल रही है। और पाकिस्तान के अंदर इसी केस की वजह से, ठीक है, पर जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ है उनको अपना पद छोड़ना पड़ा था, ठीक है, क्योंकि पनामा पेपर लीक के अंदर उनका नाम था कि उनके भी पैसे जो हैं, उनकी भी कंपनीज कहीं खुली हुई है पनामा के अंदर, ठीक है। और ये सारा जो इशू है वो एक विसल ब्लोअर ने लीक किया था। समझते हो ना आप, विसल ब्लोअर जो पर्सन सीटी बजाता है, मतलब वो पर्सन जो 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 कमियां होती है आपकी उसको उजागर करता है। एथिक्स में केस स्टडी आई थी अब की बार आईएएस के अंदर इस टॉपिक पे कि विसल ब्लोअर का काम कितना सही है। क्लियर? क्या समझ में आ गया आपको ये सारा टॉपिक ढंग से? तो मैंने आपको काफी डिटेल में ये बातें बताई कि गार वगैरह अगर एग्जाम में आ जाए तो आप लिख पाओ, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में लेटेस्ट रिफॉर्म क्या है,
आप ये समझ लो कि इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट कब आया था, लिख लेना, 1961। कितने साल हो चुके हैं, 50 साल से भी ज्यादा। और ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लेक्स कि हमें इसको 2 साल तक पढ़ना पड़ता है, तब जाके ये दिमाग में बैठता है, ठीक है। और इसके अंदर 298 सेक्शंस हैं। ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया में टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ पा रहा। एक टैक्स टू जीडीपी रेशो कम होने का रीजन ये भी है कि इनकम टैक्स एक्ट इंडिया का बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। गवर्नमेंट इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रही है, उसके लिए गवर्नमेंट ने अरविंद मोदी कमेटी बनाई है। और गवर्नमेंट क्या चाहती है, सरकार क्या चाहती है कि हम इस इनकम टैक्स एक्ट को हटा के पूरा नया एक्ट बनाएंगे, जिसे बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स कोड। आया समझ में? तो अगर एग्जाम में पूछ ले अपन से, क्योंकि रिफॉर्म्स पूछे ना अपने अपने कोर्स पर क्या लिखा है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स, तो अगर अपन से पूछ ले डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है, तो आपको क्या बताना है, उसकी ऑब्जेक्टिव बताना है कि इनकम टैक्स एक्ट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और पुराना हो चुका है। आज के एनवायरनमेंट के अंदर इसके अंदर जो जटिलता है वो इतनी बिजनेस के अंदर नहीं होनी चाहिए। आपको पता है इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कितना मानता है, ठीक है। अपन अपनी रैंक को कंटिन्यू इंप्रूव कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स लॉ का कोई काम नहीं है। तो अगर ये लॉ आ जाएगा तो मेरे को पूरा इनकम टैक्स एक्ट दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है, ठीक है। क्लियर? क्या समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से? तो फिर भी आपका अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। वैसे मेरे हिसाब से टैक्स के अंदर मैंने आपको काफ़ी बातें बता दी है, ठीक है। तो अपन ने इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ा पहले, जीएसटी, फिर अपन ने आज डंपिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, ट्रेड वॉर के बारे में समझा, थोड़ा बहुत अपन ने डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड समझा, प्रोटेक्शनिस्ट से रिलेटेड समझा, फिर अपन ने डायरेक्ट टैक्स की बातें करी। डायरेक्ट टैक्स में अपन ने कुछ वर्ड के मीनिंग समझे। टैक्स टू, जैसे अपन ने पढ़ा सरचार्ज क्या होता है, ठीक है, सेस क्या होता है, फी क्या होता है, ड्यूटी क्या होता है, टैक्स क्या होता है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा कि कुछ और मीनिंग जैसे टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स प्लानिंग क्या होता है, टैक्स इवेजन क्या होता है, ठीक है। लाफर कर्व डिस्कस किया अपन ने कि जैसे जैसे टैक्स बढ़ता है वैसे 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 कलेक्शन क्या है, बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब टैक्स का कलेक्शन क्या हो जाएगा, गिरना चालू हो जाएगा। फिर अपन ने ये भी समझा कि टैक्स अवॉइडेंस और गार और ट्रीटी शॉपिंग और टैक्स हेवन, ये सब बातों का मतलब क्या है, ठीक है। तो टैक्स हेवन ध्यान रखना, वो कंट्री होती है जिनमें टैक्स या तो ना के बराबर है या बहुत ही कम रेट पे लगता है। ऐसे कंट्रीज के अंदर लोग क्या बनाते हैं, शेल कंपनीज बनाते हैं। शेल कंपनी को हिंदी में बोलते हैं डब्बा कंपनी, मतलब जो केवल ऊपर से कंपनी है, कागजों में कंपनी है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन कुछ नहीं हो रहा। इसका मेन मोटिव क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग का, मतलब ब्लैक से व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। थैंक यू।